सुप्रभात। आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में। तो हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के पाठ 12। इस पाठ का शीर्षक है एक नई शुरुआत। क्या शीर्षक है? एक नई शुरुआत। ये काल्पनिक कहानी है। इस काल्पनिक कहानी को लिखा गया है जाकिर अली रजनीश के द्वारा। पहले मैं आपको इस पाठ के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें बता देना चाहता हूं। एक प्रयोग के बारे में इस पाठ में बताया गया है। एक काल्पनिक प्रयोग, एक काल्पनिक प्रयोग। काल्पनिक यानी कि कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति के माध्यम से एक प्रयोग, ठीक है। अब कल्पना शक्ति यानी कि इमेजिनेशन पावर, तो इमेजिनेशन पावर को हम अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। आज हम अपने जगत में, संसार में जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं वो कल्पनाओं का परिणाम ही तो है। मैं अगर विद्यालय में रहकर इस कोरोना काल में भी अगर आपको लेक्चर दे पा रहा हूं तो वो किसका परिणाम है? वो है कल्पना का परिणाम, ठीक है। मैं यहां बैठ के आप मोबाइल पर, लैपटॉप पर अपना ये लेक्चर देख सकते हैं, ये कल्पनाओं का परिणाम है, ठीक है। हम टीवी पर दुनिया भर की खबरें देख सकते हैं। मोबाइल पर कुछ ही सेकंडों में हम कई हजार किलोमीटर दूर बैठे साथी के साथ हम बात कर सकते हैं। ये हमारी कल्पनाओं का परिणाम ही तो है। आज न जाने कितने वैज्ञानिक हमारी पृथ्वी के वातावरण से दूर, परिवेश से दूर अंतरिक्ष में भ्रमण किए हैं, ग्रहों पर गए हैं। तो ये किसका परिणाम है? ये कल्पनाओं का परिणाम ही तो है। कई किलोमीटरों की दूरी हम चंद मिनटों में, घंटों में तय कर लेते हैं, वो कल्पनाओं का परिणाम ही तो है। इस कक्षा में पढ़ाने के लिए मेरे पास इंटरनेट है, किताबें हैं, बोर्ड है, ये लिखने के लिए ये चौक है, ये प्रकाश के लिए ट्यूबलाइट लगी हुई है, पंखे लगे हैं, एसी लगी है। ये क्या है? ये कल्पनाओं का परिणाम ही तो है। यानी कि जितना कुछ हम अपने परिवेश में देखते हैं, संसार में देखते हैं, ये किसी न किसी की कल्पनाओं का परिणाम ही है। तो यही एक कल्पना देखी है प्रोफेसर जाकिर अली ने। उन्होंने इस कहानी के मुख्य दो पात्र हैं, यानी कि प्रोफेसर जाकिर अली की इस काल्पनिक कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं। पहले पात्र हैं प्रोफेसर रामेश और दूसरे पात्र हैं प्रोफेसर माधवन। प्रोफेसर माधवन उनके सहायक हैं। अब वो काल्पनिक कहानी किस पर आधारित है, ये प्रश्न उठता है, ठीक है। हमने अपने संसार में न जाने कितनी चीजें देखी हैं। मैं भी कई कल्पनाएं करता हूँ, ठीक है। मैं भी कई कल्पनाएं करता हूँ कि ऐसा कभी भविष्य में संभव होगा कि मैं एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कई किलोमीटर, कई हजार किलोमीटर दूर कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में पहुंच जाऊं। ऐसी कल्पनाएं मैं और आप करते हैं। एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में कल्पना ये भी करता है कि वह अपनी पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई करके भविष्य में नए नए प्रयोग करे। हो सकता है उसके दिमाग में नए प्रयोग आते भी हों। तो ऐसी कल्पनाएं हम करते हैं। तो जाकिर अली ने भी कल्पना की है और इसी कल्पना को कहानी के रूप में आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। उसके दो प्रमुख पात्र हैं, प्रोफेसर रामेश और प्रोफेसर माधवन। अब प्रोफेसर रामेश और प्रोफेसर माधवन एक प्रयोग पर कार्य कर रहे हैं। उस प्रयोग का नाम है मानव प्रक्षेपण यंत्र। मानव यानी कि ह्यूमन, प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन, यंत्र यानी कि जो आपका इक्विपमेंट या फिर कोई मशीन होती है, ठीक है।
तो जैसा कि अब मैं आपको यहाँ मानव प्रक्षेपण यंत्र को बताऊं उससे पहले तीन उदाहरण देना चाहूंगा। वो 3 उदाहरण कौन से हैं? पहला टेलीविजन, दूसरा मोबाइल और तीसरा इंटरनेट। अब ये उदाहरण मैंने आपको क्यों बताए? अब हम डिश टीवी यूज करते हैं, तो यूजुअली डिश टीवी में क्या होता है, हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता है टीवी का, और जो सेटअप बॉक्स होता है उसका, या फिर हमारे छतों पे जो छतरी लगाई जाती है जो तरंगों को रिसीव करता है, उसका कनेक्शन कहीं नहीं होता। वो बस यानी कि हमारे वातावरण से तरंगों को अपनी ओर खींचता है और उन तरंगों को ट्रांजिट करता है, उन तरंगों को परिवर्तित करता है। परिवर्तित करने के पश्चात वो तरंगें सेटअप बॉक्स में पहुंचती हैं। सेटअप बॉक्स में पहुंचने के पश्चात वो तरंगें हमारे सामने, हमारे समक्ष टीवी पर आती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो क्या हम साधारणतः हम अपनी छत पर जाके खड़े हो जाएं और इन साधारण कानों से क्या हम वो तरंगें सुन सकते हैं? क्या इन साधारण आंखों से हम वो तरंगें देख सकते हैं? न देख सकते हैं, न ही सुन सकते हैं। तो उन सबको देखने के लिए विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है। उन तरंगों को सुनने के लिए एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे टेलीविजन सेटअप बॉक्स कह दिया है। ठीक है। ऐसे ही मोबाइल पर हम बात करते हैं। मोबाइल पर बात करते हैं तो इसमें क्या है, साइंटिफिक टर्म होता है। और वो साइंटिफिक टर्म क्या है मोबाइल में या टेलीविजन में? इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में जानते हैं, और साउंड वेव, साउंड एनर्जी के बारे में जानते हैं। तो मोबाइल क्या करता है? मोबाइल इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक है, ये बात आप बखूबी जानते होंगे। तो जिस प्रकार ये मोबाइल, टीवी, इंटरनेट काम करते हैं, ठीक उसी आधार पर इस पाठ के लेखक जाकिर अली ने कल्पना की और कहानी लिखी है। अब 2 प्रोफेसर के बारे में बताया ही, तो प्रोफेसर रामिस का ये ड्रीम जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पर प्रोफेसर रामिस कई वर्षों से काम कर रहे हैं। उसका नाम है मानव प्रक्षेपण यंत्र। अब यहाँ से इसके उदाहरण से मैंने आपको बताया, अब आपको अनुमान लग गया होगा ये मानव प्रक्षेपण यंत्र क्या होता है। तो मानव मैंने बता दिया, मानव यानी कि ह्यूमन, प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन, यंत्र यानी कि मशीन, यानी कि एक ऐसी मशीन जो एक इंसान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सके, वो भी कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में। यानी कई हजार किलोमीटरों की दूरी कुछ मिनटों या सेकंडों में तय की जा सकती है। जिस प्रकार कई हजार किलोमीटर दूर बैठा हमारा साथी हमसे कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में मोबाइल पर कनेक्ट हो जाता है कॉल के जरिए, ठीक उसी प्रकार मानव प्रक्षेपण यंत्र काम करता है। तो मैंने मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, मानव प्रक्षेपण यंत्र क्या है? मानव प्रक्षेपण यंत्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा यंत्र है जिससे एक सजीव वस्तु को, एक सजीव को तरंगों में, उसके मूल स्वरूप को तरंगों में परिवर्तित किया जाता है और उसे सेंडर के माध्यम से, यानी एक मशीन ऐसी होगी जो मूल शरीर को तरंगों में परिवर्तित करेगी। तरंगों के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से वह दूसरे स्थान तक जाएगा। तो दूसरी जगह एक यंत्र संयंत्र लगा होगा जो रिसीवर कहलाएगा। उस रिसीवर में वो जो तरंग स्वरूप जो शरीर है उसको वो ग्रहण करेगा। उन तरंगों को ग्रहण करने के पश्चात वह उनको मूल स्वरूप में वापस जोड़ना शुरू करेगा। वापस जोड़ देगा तो हम दोबारा से मनुष्य अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाएगा। इस प्रकार काम करता है मानव प्रक्षेपण यंत्र। ठीक है, तो 1 नंबर में, 2 नंबर में प्रश्न आ जाता है मानव प्रक्षेपण यंत्र क्या है, तो आप उसको लिख देंगे। ठीक है,
अगर हम बात करें विज्ञान की भाषा की, तो विज्ञान की भाषा में हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी प्रकार के विशेष अणुओं से मिलकर बनती है, और अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं, और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इस बात को आप बखूबी जानते हैं। अब क्या होता है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, ऊर्जा अपना रूप परिवर्तित अवश्य कर सकती है। ठीक है, तो उसको मैंने कहा ना, ऊर्जा अपने रूप को परिवर्तित कर सकती है, जिस प्रकार विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में हम चेंज करते हैं। कैसे, एक उदाहरण देता हूं। ये मेरे समक्ष कमरे में 2 पंखे लगे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, जिससे हमें हवा मिलती है, और हम थोड़ा गर्मी में भी ठंडक का आभास हमें होता है। ठीक है, ऐसे ही लाउड स्पीकर आपने देखे हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को, यानी कि उनकी जो एनर्जी होती है उसको साउंड एनर्जी में चेंज कर देते हैं। माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसी एनर्जी की बात करते हुए तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, एटॉमिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है, तो एनर्जी को चेंज करने के उदाहरण मैंने आपको बता दिए। अब क्या होता है, जब कोई भी चाहे सजीव है या निर्जीव वस्तु है, तो उसके मूल तत्व अणु या परमाणु से मिलकर बने होंगे, तो उनके अणुओं को हम तोड़ देते हैं। ठीक है, उनके अणुओं को हम बहुत आसानी से उनके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, और किसी वस्तु को मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, उसको विभक्त किया जा सकता है, और फिर तोड़ने के पश्चात एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, और पुनः उन्हीं मूल तत्वों को जोड़कर वह दोबारा मूल स्वरूप भी प्राप्त किया जा सकता है। ये वर्क करता है, इसी आधार पर वर्क करता है मानव प्रक्षेपण यंत्र। ठीक है, चलिए अब मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहां से भूमिका बन जाती है प्रोफेसर रामिस और प्रोफेसर माधवन के द्वारा किए गए प्रयोग पर, और इनका ये प्रयोग सफल भी होता है। तो इस प्रयोग को बहुत रचनात्मक और विस्मयकारी ढंग से इसका वर्णन प्रोफेसर जाकिर अली ने आपके इस पाठ में किया है। चलिए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। तो जाकिर अली के बारे में आपको क्या है कि तकरीबन उन्होंने 63 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हैं। कुछ मुख्य भारतीय कुछ मुख्य इनकी पुस्तकें आप याद कर लेंगे, आपके पाठ्यक्रम में दी गई हैं, इसको आपको याद कर लेना है, ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधा इस प्रयोग पर आता हूँ, इस कहानी पर आता हूँ। ठीक है, अब चूंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो इस चैप्टर को हम कवर करेंगे 3 पार्ट में। आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी के हम पार्ट कवर करेंगे। चलिए मैं अब इस पाठ को शुरू करता हूँ। प्रोफेसर रामिस और उनके सहायक माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे। उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं बल्कि असंभव भी था। मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था। यानी कि जो मानव प्रक्षेपण यंत्र जो बनाया है, उसका प्रयोग, उसका परीक्षण आज होने वाला है। 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटरों और द्रव्य विश्लेषण यंत्रों द्वारा निर्मित वह मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में विभाजित है। यानी कि उसके जो मानव प्रक्षेपण यंत्र है उसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग में एक सेंटर हो जाएगा, एक रिसीवर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने 2 शब्द यहाँ लिख दिए हैं, तो सेंटर और रिसीवर से आप समझ सकते हैं। बहुत ही 2 शक्तिशाली कंप्यूटर हैं
और इनको दो खंडों में विभक्त किया गया है। यंत्र का यानी कि मानव प्रक्षेपण यंत्र का एक भाग, एक पार्ट प्रोफेसर की प्रयोगशाला में तथा दूसरा भाग वहां से तकरीबन 500 मीटर दूर स्थित माधवन, प्रोफेसर माधवन के घर में स्थापित किया गया है। तो प्रोफेसर रामिस के प्रयोगशाला में जो संयंत्र, जो यंत्र स्थापित किया गया है, यंत्र का पहला भाग स्थापित किया गया, उसे हमने नाम दिया है सेंटर का। और जो प्रयोगशाला से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर प्रोफेसर माधवन के घर में स्थित यंत्र है, उसे हमने नाम दिया है रिसीवर का। ठीक है, प्रोफेसर रामिस। अब ये क्या है, ये परीक्षण इसका होने वाला है, यानी कि सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, बस कमांड देना बाकी है। कमांड देना है और इस सेंटर में प्रोफेसर रामिस एक बहुत बड़ी मशीन है, उस मशीन में प्रोफेसर रामिस एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद उसमें कमांड देंगे। कमांड देने के पश्चात तो प्रोफेसर रामिस का जो शरीर है वह उनके मूल तत्वों में टूटेगा, तरंगों में परिवर्तित होगा। तरंगों में परिवर्तित होकर वह बाहर वातावरण में जाएगा। बाहर वातावरण में जाने के पश्चात तो तकरीबन 500 मीटर दूर माधवन जो अपने घर पे बैठे रिसीवर को संचालित कर रहे हैं, वहां प्रोफेसर रामिस का शरीर जो कि अब तरंग रूप में परिवर्तित हो चुका है, वो यहां जाएगा, यानी कि रिसीवर उन तरंगों को रिसीव करेगा। और रिसीव करने के पश्चात इस रिसीवर संयंत्र का काम क्या है, रिसीव करेगा। रिसीव करने के पश्चात प्रोफेसर रामिस का शरीर जो कि मूल तत्वों में विभाजित हो चुका है, उसको वह क्या करेगा, दोबारा से मूल रूप में वापस लेके आएगा। तो ये प्रक्रिया आपको यहां से समझ में आ गई। चलिए, तो प्रोफेसर रामिस ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से, प्राउड से स्क्रीन की ओर देखा। उनका चेहरा यानी कि प्रोफेसर रामिस का चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से चमक रहा। उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की चमक थी, और वो चमक किस बात की थी कि वो मानव इतिहास में ये पहला काम करने जा रहे हैं, इतिहास रचने जा रहे हैं, इतना बड़ा आविष्कार करने जा रहे हैं। इस बात की उन्हें प्रसन्नता थी, तो उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था, चमक रहा था। कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया। प्रोफेसर रामिस ने अपने सहयोगी माधवन को फोन करके अलर्ट किया और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रविष्ट हो गए। यानी कि जो रिसीवर के पास प्रोफेसर माधवन बैठे, उनको अलर्ट कर दिया कि मैं यहाँ प्रोसेस जारी करने वाला हूँ, तुम भी अलर्ट हो जाओ रिसीव करने के लिए, ठीक है। और ये कह के वह कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रोफेसर रामिस अंदर घुस गए, प्रविष्ट हो गए, और अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया। यानी कि जैसे वो प्रविष्ट हुए, उन्होंने कमांड दी। कमांड देने के पश्चात जो एक बहुत जटिल प्रक्रिया थी मानव प्रक्षेपण यंत्र की, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। दूसरे छोर पर बैठा हुआ माधवन दम थामे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए था, और दूसरी तरफ जो रिसीवर पर माधवन बैठे हुए हैं वो बहुत ही गंभीरता से वहां बैठे हुए हैं, और बहुत ही एक तरीके से बहुत पैनी नजर कंप्यूटर पर रखे हुए हैं। वो देख रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है, ठीक है। एक भी चूक नहीं करना चाहते हैं प्रोफेसर माधवन, क्योंकि अगर एक भी गलती हुई, एक भी चूक हो गई, तो प्रोफेसर रामिस का शरीर तो तरंगों में परिवर्तित जो हो गया है वो तरंगों में ही परिवर्तित रहेगा, वो मूल रूप में कभी वापस नहीं आ पाएगा अगर एक छोटी सी भी गलती हुई। तो सचेत अवस्था में बैठे हैं प्रोफेसर माधवन, जो कि रिसीवर के पास बैठे हैं। तो प्रोफेसर रामिस का शरीर अपने मूल तत्वों में
विभक्त होना प्रारंभ हो चुका था, विभक्त होने टूटना शुरू हो गया था। बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक एक क्षण एक एक साल के बराबर लग रहा था। और इसी अंतराल के बीच सहसा उसके दिमाग में वह घटना कौंध गई जब वह प्रोफेसर रामिस से पहली बार मिला। यानी कि जो प्रयोग चल रहा है उसका एक एक सेकंड कई साल के एक एक साल के बराबर था। और ऐसा लाजमी होता है, ऐसा लाजमी है। ये सब चल ही रहा था कि प्रोफेसर माधवन के मन में एक विचार कौंध गया, एक घटना कौंध गई। वो घटना थी जब प्रोफेसर माधवन प्रोफेसर रामिस से पहली बार मिले थे। तो अब हम पढ़ेंगे कि जब पहली बार प्रोफेसर माधवन की मुलाकात प्रोफेसर रामिस से हुई थी तो वो किस प्रकार, क्या क्या घटना उस समय पर हुई थी, क्या क्या बातचीत हुई थी, वो सब हम पढ़ेंगे। वह ऐसा ही एक गर्म दिन था जब वह प्रोफेसर रामिस के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिशी पत्र लेकर पहली बार उनकी लैब में पहुंचा। यानी कि प्रोफेसर माधवन के अनुरोध पर प्रोफेसर रामिस के ही एक मित्र हैं जिनका नाम है आनंद मेहता, उन्होंने एक सिफारिशी पत्र लिख के दिया था जिससे प्रोफेसर माधवन प्रोफेसर रामिस के यहाँ पहुंच जाए, उन्होंने यहाँ काम करने का अवसर प्राप्त हो जाए। ठीक है, उस समय यानी कि जब पहली बार प्रोफेसर माधवन प्रोफेसर रामिस की लैब में पहुंचे थे तब उन्होंने देखा कि उस समय पे यानी कि प्रोफेसर रामिस कंप्यूटर पर झुके हुए थे। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामिस ने सहर्ष उसे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान भी कर दी। माधवन ने एक नजर प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली, पर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछ ही लिया, सर आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यानी कि प्रोफेसर रामिस के जो दोस्त हैं आनंद मेहता, उन्होंने माधवन को बताया था कि प्रोफेसर किसी एक विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट है आपका मानव प्रक्षेपण यंत्र, जो कि प्रोफेसर रामिस का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलिए। प्रोफेसर रामिस ने माधवन के चेहरे की ओर देखा जैसे वे यकीन कर लेना चाहते हो कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बातें शेयर की जा सकती हैं अथवा नहीं। यानी कि उन्होंने एक बार यानी कि प्रोफेसर रामिस ने माधवन को ऊपर से यानी कि सर से नीचे तक देखकर इस बात की संतुष्टि करना चाहिए कि यह व्यक्ति भरोसेमंद है, भरोसे के लायक है या नहीं, क्या उसके साथ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की बातें शेयर की जा सकती हैं या नहीं। ठीक है, हालांकि माधवन के साथ आनंद मेहता की संतुष्टि थी यानी कि रिकमेंडेशन था, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांककर उसे परख लेना ही उचित समझा। और ऐसा उचित भी होता है जब हम कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं तो किसी अनजाने व्यक्ति को हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में बातें नहीं बता सकते। ये तो प्रोफेसर रामिस की कई वर्षों का मेहनत का नतीजा है। ड्रीम प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं और एक इतिहास रचने वाला है ये प्रोजेक्ट, तो उसके बारे में उन्होंने माधवन के बारे में ये विचार अपने मन में लाए, लेकिन फिर उन्हें संतुष्टि हो गई कि ये व्यक्ति भरोसे लायक है, इस व्यक्ति से अपने मानव प्रक्षेपण यंत्र का जो प्रयोग है उसकी बातें साझा की जा सकती हैं। उन्होंने यानी कि प्रोफेसर रामिस ने एक लंबी सांस ली और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगा। प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। आखिर जब उससे रहा ना गया तो वह पूछ ही बैठा कि सर ये क्या यह वास्तव में संभव है? क्या एक स्थान को तरंगों के माध्यम से दूसरे स्थान पर भेजना क्या यह संभव है? प्रश्न उसका सही था। प्रोफेसर रामिस ने माधवन की ओर देखा जैसे कोई 10 साल का बच्चा खड़ा एक प्रश्न करता है, अपनी जिज्ञासा शांत करने की चेष्टा करता है। प्रोफेसर रामिस बोले, क्यों नहीं भेजा जा सकता? कहते हुए प्रोफेसर रामिस ने एक क्षण के लिए रुके, पर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं और उन्होंने मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अरे भाई,
ये तो तुमने 5वीं क्लास में पढ़ा ही होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है, और अणु जो है वो परमाणु से मिलकर बनते हैं, और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इस बात का समर्थन माधवन ने किया कि हाँ, ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं, ऐसा तो हमने पढ़ा है, ऐसा हम जानते हैं। फिर कहते हैं कि यदि हमें किसी वस्तु की संरचना को समझना हो तो हम क्या करेंगे? हम उस वस्तु के अणुओं, परमाणुओं का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। यह ठीक वैसा ही था जैसे किसी मशीन के अंदर के कलपुर्जों की बनावट और उसके कार्य करने की विधि को समझना। कोई मशीन है, उसके कलपुर्जों के बारे में समझना, उसके कार्य करने की विधि के समझना, ये ठीक उसी प्रकार है। किस प्रकार? किसी वस्तु की संरचना को समझना, उसकी कार्य विधि को समझना। माधवन मूर्तिवत, एक मूर्ति खड़े प्रोफेसर रामिस की बातें सुन रहा था। प्रोफेसर ने अपनी बात जारी रखी। यह तो रही बात बनावट की, अब आती है किसी वस्तु को तरंगों के माध्यम से कहीं भेजने की बात। ठीक है, तुम्हें तो मालूम ही है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, मैंने आपको बताया। हाँ, उसका रूप, उसका स्वरूप परिवर्तित अवश्य किया जा सकता है, जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, एटॉमिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। ये बातें आप और मैं बखूबी जानते हैं, और हमने ये किताबों में पढ़ा भी है, हमारे टीचर्स ये चीज़ बताते भी हैं, और ये एनर्जी हमारे विश्व भर में ऐसी एनर्जी प्राप्त की भी जाती है। अब हम आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में लेते हैं, यानी कि एटॉमिक एनर्जी है, उसको हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। यह एटॉमिक एनर्जी यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। ठीक, इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लाए जाते हैं। इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, विभक्त किया जा सकता है, तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्व को दोबारा भी मूल रूप में प्राप्त भी किया जा सकता है। यानी जिसको हम तोड़ सकते हैं उसको हम जोड़ भी सकते हैं। उदाहरण किसका दिया है? उदाहरण दिया है एटॉमिक एनर्जी का। यूरेनियम और थोरियम के अणुओं को तोड़कर एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम किसी तत्व को उसके मूल तत्वों में तोड़ सकते हैं, तो उन मूल तत्वों को दोबारा से जोड़कर उसके मूल स्वरूप को वापस प्राप्त किया जा सकता है। माधवन ने प्रोफेसर रामिस की इस बात का समर्थन किया कि हाँ, ये बात तो है, ऐसा तो होता है। तो हालांकि मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बस उतना ही पता है जितना कि प्रोफेसर रामिस ने बताया है, लेकिन प्रोफेसर जो माधवन है उनको ये बात तो अच्छे से पता है कि हाँ, एटॉमिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कैसे प्राप्त की जाती है, और हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, या फिर एटॉमिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करते हैं। ये बात तो प्रोफेसर माधवन को पता थी। तो उन्हीं के आधार पर प्रोफेसर माधवन ने ये मान लिया कि हाँ, मानव प्रक्षेपण यंत्र का जो प्रयोग है वह सफल हो सकता है। प्रोफेसर रामिस ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहते हैं कि और तुम्हें यह भी मालूम होगा कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में डिफरेंस होता है, अंतर अवश्य होता है, लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती हैं, जो बातें किसी निर्जीव वस्तुओं के बारे में लागू होती हैं, वे बातें सजीव वस्तुओं के लिए भी लागू होती हैं। हालांकि दोनों में फर्क इतना है कि दोनों की जो प्रक्रिया है उसमें
थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ी सी जटिलता होती है, ठीक है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त और वापस उन मूल तत्वों को जोड़कर मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन यह प्रक्रिया पहली प्रक्रिया के मुकाबले काफी जटिल, कठिन और श्रम साध्य होगी, काफी मेहनत लगने वाली होगी। कहते हुए प्रोफेसर रामेश ने एक लंबी सांस ली। अब यहां तक प्रोफेसर रामेश ने अपने प्रयोगशाला में आए हुए प्रोफेसर माधवन को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में ये बातें बताई, उन्हें समझाया कि किस प्रकार ये मानव प्रक्षेपण यंत्र काम करता है। चलिए आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे जहां तक प्रोफेसर रामेश ने माधवन को अपने मानव प्रक्षेपण यंत्र अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताया। अब वीडियो के अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आगे क्या प्रक्रिया होगी, ठीक है। मानव प्रक्षेपण यंत्र कैसे काम करेगा, क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या मानव प्रक्षेपण यंत्र सफल होता है या नहीं, ये सब बातें हम वीडियो के दूसरे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। चलिए तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा। इस जहाँ तक मैंने पढ़ाया है ये आपको पढ़ लेना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग तो है ही। चलिए धन्यवाद।